Good evening, all of you. Today we'll do fertilization, right? If you see fertilization, it seems a very simple process of fusion of male and female gametes, right? But if you see, it is not so simple, right? In fact, fertilization is a complex process which involves fusion of male and female gametes along with fusion of their cytoplasm and nuclei, right? So if we see the definition, or technically what fertilization is a series of processes. It is not just a simple process, it is a series of processes by which spermatozoon initiates and participates. Not only it initiates, it is involved also in it, participates in the development of egg, right? This is the, you can say, comprehensive definition, that it is a series of processes by which spermatozoon initiates and participates in the development of egg, right? Now अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स टू इंडिपेंडेंट फंक्शन. पहला तो ये कि जैसे ही जो स्पर्मेटोजोआ ने पेनिट्रेट करता है एग साइटोप्लाज्म में तुम्हें पता है ना, पेरिफेरी में क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, राइट? तो जैसे ही स्पर्म जो है पेनिट्रेट करता है तो एक्टोप्लाज्म में, यानी कि जहाँ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, उनमें दे ब्रिंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस. एक तो ये रीज़न हो गया, राइट? दूसरा क्या फंक्शन है फर्टिलाइजेशन का, दैट देखो फ्यूजन तो है ही मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर का. एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड इज रिस्टोर्ड, right? And after restoration of diploidy, if you see, as a result of fertilization, there occurs genetic variation, correct? So fertilization, it carries out these two important functions also. अगर आप देखोगे कि फर्टिलाइजेशन जो है दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और यू कैन से एनिमल्स जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वेर इन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है? नाउ वी कम टू मैकेनिज्म. अभी हमने बोला इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस. सो विल सी द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट व्हाट ऑल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि you know that spermatogenesis, as a result of spermatogenesis, spermatozoa is formed, which is a highly motile you can say cell or gamete. और ova जो है वो heavy होता है, ova cannot move. तो the first step in carrying out fertilization would be approach of spermatozoon to ovum, राइट? सबसे पहला काम क्या होगा कि स्पर्मेटोजोआ जो मोटाइल है, हाउ इट मूव्स एंड रीचेस टू द एग या ओवन, ठीक है? इफ़ यू सी जो वायबिलिटी है, यानी कि जो कंडीशंस हैं टू सर्वाइव, किसकी, एग और स्पर्म की, वो जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की है. स्पर्म तो अगर ह्यूमन में देखा जाए केवल वो 24 आवर्स तक ही एक्टिव रहता है. एग जो है यू कैन से 2 to 3 days के लिए. तो क्योंकि वायबिलिटी जो है कम है, या द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज टू गैमेट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सो एक्यूरेट टाइम पर विद इन दिस स्पैन जो है इनका फ्यूजन होना चाहिए. दे शुड बी ब्रॉट टुगेदर, ठीक है? ये अब इसके लिए अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑब्वियसली कहाँ होगी, वाटर में होगी. वाटर तो वाटर जहाँ भी जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है ना, तो अगर आप देखो वहाँ पर टू ब्रिंग द स्पर्म एंड एग, इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग.
और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक मेयर जो है चांस फैक्टर है। तो उसके लिए ऐसी कंडीशंस बनाई जाए कि जो स्पर्म और ओवा जो है बाय चांस दे फ्यूज विद ईच अदर। इसके लिए नेचर हैज़ ऑल्सो सेलेक्टेड सर्टेन प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, फाइलम अकाइनाडर्मेटा को बिलोंग करती ना। एक और एनिमल है सी अर्चिन। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ सी अर्चिन कैसा दिखाई देता है, ये देखो, ये सी अर्चिन ऐसा दिखाई देता है। स्टारफिश का तुम्हें पता है, स्टारफिश सब जानते हैं इस तरह होती है। तो सी अर्चिन जो है, सी अर्चिन जो है, इन दो एनिमल्स में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं ना एंड फीमेल्स, वो अपने एग्स जो है एक दूसरे के दे आर रिलीज नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। The starfish and sea urchin, they release their gametes next to each other. उसके बाद क्या होता है, मास फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। एक और एनिमल है नेरिस, जो कि इफ यू सी फाइलम एनेलिडा को बिलोंग करता है। देखो ये अर्थवर्म की तरह होता है, कैन यू सी, ये है नेरिस। नेरिस में क्या होता है कि पहले बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स और बोथ मेल एंड फीमेल नेरिस, दे स्विम close to each other. When after they swim close to each other, they release their gametes into the water, ताकि जो है उनके जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाए, करेक्ट। नाउ दिस वॉज अबाउट सेम वे फ्रॉग्स में क्या होता है। फ्रॉग्स में तो जैसे ये ओवा है, इट इज़ लेड इन वाटर, ओवा के ऊपर ही स्पर्म्स आर लेड, राइट। दे डोंट इवन लीव फॉर दैट चांस। इसको कहते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग जो है डायरेक्टली किस पर हो रही है, डायरेक्टली ओवा पर ही हो रही है, राइट। सो दिस हैपन्स इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ वी कम टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इफ यू सी, spermatic fluid is released into the female reproductive tract. Now to deposit this into the female reproductive tract, various you can say organs, there are not various, there are specialized organs which carry out this function. जैसे कि if you see mammals, there are specialized organs. Mammals में there is organ which we call as penis. Lizards में there is organ जिसको कहते हैं हेमीपीनस। फिशेस में जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, देर ऑल्सो देर इज ऑर्गन विच इज़ नोन एज क्लास्पर्स, राइट। और सिफेलोपोड्स, फाइलम मोलस्का में एक क्लास है सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में देर इज हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म। एक मैं दिखाती हूँ तुम्हें हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म कैसे। ये देखो, ये जो आर्म्स है ना वो इस तरह से हुक्ड हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं टू डिपॉजिट स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो इस तरह से द वेरियस देर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच what do you call that, which deposits spermatic fluid into the female genital tract, right। apart from this, apart from all these above processes, कुछ एनिमल्स में, इन सब एनिमल्स में इट इज़ अ चांस प्रोसेस, राइट। दैट मेल एंड फीमेल दे मेल एंड फीमेल गैमेट दे मीट विद ईच अदर एंड फर्टिलाइजेस। बट कुछ एनिमल्स में कीमोटैक्सिस भी देखा गया है, राइट। कीमोटैक्सिस को कैन वी कॉल इट एज केमिकल अट्रैक्शन, यस। इनमें क्या होता है कि स्पर्म्स जो हैं दे मूव टूवर्ड्स eggs of the same species because of the certain chemicals which are you can say recognized by the sperms on the eggs, ठीक है। जैसे अगर एक और जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं या फिशेस हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि एग के ऊपर है ना एक मेम्ब्रेन होती है विच वी कॉल एज कोरियन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। और एक ओपनिंग होती है उन यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है विच इज़ नोन एज
माइक्रोपाइल, वेरी माइन्यूट ओपनिंग इज देयर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल. Now what happens is, जैसे ही इफ अ स्पर्म कम्स नियर द माइक्रोपाइल, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनती हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है इसको पुल कर लेता है अंदर की तरफ. यानी कोरियोनिक मेम्ब्रेन एक तरह से पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो अवॉइड करती है, यानी कि मल्टीपल स्पर्म जो है वो एंटर ना कर जाए. सो इट प्लेज अ रोल इन अवॉइडिंग पॉली एम्ब्रियोनी. तो इस तरह से जो है माइक्रोपाइल से ही केवल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की हेल्प से द स्पर्म इज पुल्ड इन, स्पर्मेटोजोन इज पुल्ड इन इंसेक्ट्स एंड फिशेस. इसी तरह इफ़ यू सी अर्चिन, अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिखाया था, सी अर्चिन, वो पिक्चर भी दिखाई थी. सी अर्चिन में यूँ कहते हैं कि स्पर्म में एक रेस्पिरेटरी एक्टिवेटिंग एंजाइम है. This respiratory activating enzyme is RESACT, right. तो ये एंजाइम कहाँ पर है? एग में. एग possesses this enzyme and this enzyme it attracts the sperms towards it, spermatozoon towards it. ठीक है. इसी तरह से कीमोटैक्सिस जो है, हाइड्रॉइड एक और सीरन ट्रीट है जिसको कहते हैं कैम्पिन्यूलेरिया, देयर ऑल्सो इट हैज़ बीन नोटेड, राइट. सो दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस विच अकर ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेप, दैट इज अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोन टू ओवम. अब जो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में दूसरा स्टेप है, दैट इज कैपेसिटेशन एंड contact of capacitation and contact of spermatozoa and ova, right. फर्स्ट वाले स्टेप में अप्रोच हुआ, हाउ द स्पर्म रीचेस टू द ओवम. अब है कैपेसिटेशन. व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस विच मेक्स द स्पर्म कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग. अंडरस्टूड. नाउ और दूसरी भाषा में कहेंगे तो ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है स्पर्म का, करेक्ट. अब ये जो है कैपेसिटेशन है, ये कहाँ होता है? ये कैपेसिटेशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. जो उसका इनर म्यूकोजा होता है ना, एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे, वो एपिथेलियल सेल्स जो हैं क्या रिलीज़ करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं एक सेक्रेटरी सेल्स, जो वहाँ पे जो एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल्स है वो एक ना विस्कस फ्लूइड रिलीज़ करते हैं. और ये जो विस्कस फ्लूइड जो है, ये जो है क्या करता है? ये कैपेसिटेट करता है, या यू कैन से कि उसको जो स्पर्म को जो है वो एक्टिव करता है. ठीक है. और इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं. ठीक है. ऐसा मानते हैं कि इस दौरान क्या होता है, कैपेसिटेशन के दौरान इस प्रोसेस में, कि एक तो जितने भी डीकैपेसिटेशन वाले फैक्टर्स जो हैं वो रिमूव करे जाते हैं, राइट. दिस फैक्टर्स आर रिमूव्ड. सेकंड, ऐसा मानते हैं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म में क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. उससे भी वो कैल्शियम जैसे उसकी बॉडी में एंटर करता है, स्पर्म की बॉडी में, वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है. तीसरा चेंज क्या आता है कि जो स्पर्म का अनड्यूलेटरी मूवमेंट है ना, अनड्यूलेटरी मूवमेंट कैसा होता है? इस तरह का. ठीक है. तो अनड्यूलेटरी मूवमेंट से अब स्पर्म का जो है मूवमेंट कैसा हो जाता है? विप्लैश. जैसे चाबुक वाला होता है ना, ऐसे या ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है. कभी ऐसे हो गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर चला गया, कभी इस तरह से. सो तो नाउ द अनड्यूलेटरी मूवमेंट ऑफ स्पर्म हैज़ बीन चेंज इनटू विप्लैश मूवमेंट. ठीक है. तो ये सारे चेंजेस आते हैं कैपेसिटेशन में. दूसरा, इफ़ यू सी कि ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक है. यानी कि जो स्पर्म एक ही स्पीशीज़ का जो स्पर्म है वो अपनी ही
स्पीशीज़ के ओवा को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। सी व्हाट हैपेंस इज कि क्या होता है कि जैसे जो एनिमल्स हैं, जहाँ इंडियन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें क्या होता है कि जो मैच्योर ओवा है ना, मैच्योर ओवा की लेटरल साइड्स पर देर आर सर्टेन साइड्स टू विच द स्पर्म गेट्स अटैच्ड, और जब इन लेटरल साइड्स पर स्पर्म अटैच होता है उसको कहते हैं क्लम्पिंग। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है इन्होंने एग्जांपल दे मेरे यहाँ पे देखो, ये देखो फ्री स्विमिंग स्पर्म्स हैं और ये एग है विच इज़ जेली। अब आप ये देखो सारे स्पर्म्स जो हैं वो जेली के अंदर, बीच में क्या है, ओवा है, ये एग जेली है, ठीक है ना। तो ये स्पर्म जो है एग जेली को पेनिट्रेट करते हुए ओवम के चारों तरफ जो है इस तरह से इकट्ठे हो गए, जिसको कहते हैं एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ पर जो है क्लम्पिंग होती है स्पर्म्स की ऑन द सरफेस ऑफ ओवम, ठीक है। even those organisms which undergo which show internal fertilization, उनमें भी क्या होता है कि ओवा जो है ना, ओवा के सरफेस पर एक प्रोटीन होता है, एंड दैट प्रोटीन इज known as, you can say, fertilizing प्रोटीन। और ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है अपने ही स्पीशीज़ के स्पर्म के सरफेस पर एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन या यू कैन से एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज़ एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अगर ये दूसरे स्पीशीज़ को तो ये लॉकिंग जो है ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि एक ही ओवम में के सरफेस पर बहुत सारे स्पर्मोफिलिक सरफेसेस होते हैं, एक ही ओवम की सरफेस पर। ये देखो, ये जो है ओवम है, इसके ऊपर देखो कितनी साइट्स है, 1 2 3 4 स्पर्मोफिलिक साइट है, यानी कि एक ही ओवम के सरफेस पर कितने स्पर्म जो है अटैच कर सकते हैं, 4 स्पर्म्स कैन अटैच। यू सी, कैन यू सी, ये देखो, ये दिस इज ऑल्सो this has also formed fertilizer and anti-fertilizing complex. This one is also forming, this one is forming, this one, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग जो है वो होती है, करेक्ट। सो दिस वे यू सी दैट दिस इज हाउ स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन अक्कर्स, करेक्ट। अगर हम देखें फर्टिलाइजिंग जो है जो कि ओवम के सरफेस पर है, ये जो है ना बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मीन्स म्यूसिन इज पार्ट, प्रोटीन पार्ट, एंड दिस इज चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। कोई भी मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या यू कैन से दैट गैलेक्टोज है, कोई भी मोनोसेकेराइड हो सकता है। तो ये प्रोटीन पार्ट है ना, ये स्पेसिफिसिटी डिसाइड करता है, ठीक है। और एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो कि स्पर्म के सरफेस पर है, केमिकली यू सी इट इज मेड अप ऑफ एसिड प्रोटीन्स, राइट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अराउंड 10,000 है, और ये जो म्यूको फर्टिलाइजर का जो केमिकल वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी, दैट इज अराउंड 80,000 to 3 lakh, राइट। ओके, नाउ अब ये जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा है, यू कैन से एज द नेम। जब अब हमने बता ही दिया कि स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो इससे क्या हो गया कि ओवा जो है ना रिसेप्टिव हो गया, ओवा हैज़ बिकम रिसेप्टिव टू स्पर्म ऑफ इट्स ओन स्पीशीज ओनली, स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट। दूसरा ये है कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग की मदद से क्या हो रहा है कि जो स्पर्म्स है ना वो ओवा के सरफेस पर अडहर कर रहे हैं, यानी कि बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है, क्लम्पिंग हो रही है। क्लम्पिंग से क्या होगा कि जैसे वहाँ पर देखा था चार स्पर्म ही
ओवा के साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि अब नंबर जो है वो कम हो गया. अदर स्पर्म्स कैन नॉट ट्राई टू बाइंड विद द ओवम, नाउ दे हैव बीन रिड्यूस टू 4. ठीक है ना. तो क्लम्पिंग हो गई है, और क्लम्पिंग के कारण क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ स्पर्म है वो थिन आउट हो गए, यानी कि जैसे जैसे एज द नेम यहाँ बता रहा है कि 4 से ज़्यादा स्पर्म जो है ओवा पर यू कैन से बाइंड ही नहीं कर सकते. तो थिनिंग इट थिन्स आउट द number of sperms on the surface of the ova. Correct. And last, not the least, if you see this fertilizing and anti-fertilizing reaction, it leads to capacitation of sperm. Right. This was the motive of the second mechanism. अब जो है देखा जाए तो capacitation is very important as far as fertilization is concerned, because capacitation makes the sperm capable of fertilizing. ठीक है. दूसरा ये है, इमेजिन करो कि ये पहले से ही अगर स्पर्म कैपेसिटेटेड होता तो क्या होता कि जो ह्यूमन मेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता. तो कैपेसिटेशन बाद में होता है, उससे क्या होता है, दिस डैमेज इज ओवर रूल्ड, the reproductive tract of the male is kept safe, because at that point of time the sperm is decapacitated. Right. यानी कि not only male, even female genital tract, that also is kept safe from damage by the acid acid mucopolysaccharides present in the sperm. Right. So both the tract are kept safe because the sperm is decapacitated at that time. Yes. अब जो है थर्ड स्टेज जो है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की ये है, दैट इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है. अब क्या है, पिछले स्टेप में वो स्पर्म जो है वो एक्टिव हो गया, कैपेसिटेट हो गया. राइट. इट हैज़ अंडरगॉन कैपेसिटेशन. अब क्या है कि जो ओवम है ना, ओवम इज कवर्ड बाय so many other, this is plasma membrane of ovum, it is covered by other egg envelopes. ठीक है ना. जैसे अगर हम सीलेंट्रेटा और पॉरीफेरा में देखें तो इनके एग्स के ऊपर है ना कोई कवरिंग नहीं है, सिंपल जो है ओवम और ये एग मेम्ब्रेन है. दिस इज एग मेम्ब्रेन. राइट. दिस इज न्यूक्लियस. सिंपल. बट बहुत सारे लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस है या गैस्ट्रोपोड्स हैं, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे हैव सपोज दिस इज ओवम एंड दिस इज यू कैन से कोरियोनिक कवरिंग, दे हैव अ माइन्यूट ओपनिंग, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, दिस इज व्हाट, कोरियोनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. इसी तरह सी अर्चिन है. सी अर्चिन का जैसे ये ओवम है, हेयर सी अर्चिन इज सराउंडेड बाय जेली. और इसी तरह मैमल्स में भी दिस इज से ओवम एंड देयर इज एन एग एनवलप जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा. ये कोरोना रेडिएटा इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकल सेल्स, और ये फॉलिकल सेल्स जो हैं दे आर सीमेंटेड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है. सो यानी कि फॉलिकल सेल्स आर सीमेंटेड बाय हाइलुरोनिक एसिड, जो कि क्या बनाते हैं, एक एग एनवलप बनाता है नोन एज कोरोना रेडिएटा. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट एक्टिवेटेड स्पर्म रिलीजेस अ ग्रुप ऑफ एंजाइम जिनको कहते हैं लाइजेंस, और ये लाइजेंस क्या करती हैं, इन एग एनवलप्स को पियर्स करती हैं, इनको डिसॉल्व करके they reach all the way to the egg membrane. ठीक है. Now what happens is कि once the egg has reached once the sperm has reached the egg membrane, it undergoes lot many chemical changes
which we call as acrosome reaction. ठीक है. In now we'll see what happens when the sperm reaches the egg membrane. I'll show you one diagram. You just see. ये जो है आउटर एग एनवलप है. जैसे सपोज कोरोना रेडिएटा ले लो या जेली फिश ले लो, कुछ भी. सपोज कोरोना रेडिएटा, राइट. ऑल दो अगर देखो, ठीक. अब ये क्या है? दिस इज this green colored portion is this acrosome. This acrosome encloses what? Granule. तो अब आप देखो ये जो outer membrane है, ये this is you can say plasma membrane of sperm, और ये inner membrane है. ये किसकी membrane है? ये जो है Golgi membrane है या acrosomal membrane है. तो अब आप देखो ये जो point of contact है दोनों का, ये दोनों dissolve हो जाते हैं. और जब डिज़ोल्व होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या, ये डिज़ोल्व हो जाएगा पोर्शन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक पोर बनेगा जिसको कहते हैं एक्रोसोमल पोर. यानी कि स्पर्म में सबसे पहले स्पर्म मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिज़ोल्व होके एक्रोसोमल पोर बनाते हैं. अब आप देखो जैसे ही एक्रोसोमल पोर बनेगा, उस पोर में से ये ग्रैन्यूल जो है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, दैट विल बी रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ, ये क्या है? एग एनवलप. ठीक है ना. यानी एग एनवलप पर द ग्रैन्यूल विल बी रिलीज्ड विद इट्स कंटेंट्स. अब आप देखो कि ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, इफ़ यू सी, दिस इज द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो आगे से डिसॉल्व हो गई है. इट स्टार्ट्स डेवलपिंग अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल ट्यूब्यूल. अब आप देखो ये ट्यूब्यूल जो है, इट इज़ इंक्रीजिंग इन साइज, एंड ये क्या है? एग एनवलप है. एग एनवलप को पियर्स करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है. ठीक है. नाउ अब आप देखो ये जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल है, इट हैज़ रीच्ड टिल व्हाट? दिस इज एग मेम्ब्रेन. ऑलमोस्ट एग मेम्ब्रेन तक आ गई. ये पूरा जो है एग एनवलप इसने पियर्स कर लिया है. ठीक है. और जैसे ही ये एग सरफेस पर आती है, यहाँ पर आप देखो कि ये जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये इस एग मेम्ब्रेन के साथ ऑलमोस्ट जो है, इफ़ यू सी, इट हैज़ फ्यूज्ड टुगेदर. ये फ्यूज़ हो गई ना. देखो बीच में ये वाली मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ नो मोर प्रेजेंट है, इट हैज़ फ्यूज्ड. और जैसे ही ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फ्यूज़ होती है, तो क्या होगा कि इमीडिएटली यू विल सी, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है, पिंक कलर पोर्शन साइटोप्लाज्म का है, एग साइटोप्लाज्म का, ये रेज कर रहा है अपने आप को. और रेज करके यू सी, कैन यू सी नाउ इट हैज़ रेज्ड, एंड इट हैज़ this blue colored area is nothing but nucleus of the sperm. It has raised itself around the nucleus of the sperm. ये देखो ये जो है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है. ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है डिसॉल्व हो जाती है, एंड द न्यूक्लियस कम्स फॉरवर्ड. जैसे ही न्यूक्लियस फॉरवर्ड होता है, तो आप देखो ये एग साइटोप्लाज्म में किस तरह से रेज हो गया. और इस रेज पार्ट को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कोन. ठीक है. ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है एक तरह से न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, एंड इट पुल्स द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म. ये देखो ये साइटोप्लाज्म है एग का, और ये न्यूक्लियस है अलॉन्ग विद द, दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ये देखो ये भी क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है. यानी कि एग मेम्ब्रेन में केवल न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही एंटर कर पाते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म एंड एक्रोसोमल रिएक्शन. अब ये जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनी है, ये ज़रूरी नहीं कि सब में एक जैसी हो. ठीक है. जैसे मैमल्स में एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है एक्चुअली बनती ही नहीं है, वो सीधे कंटेंट्स जो है डायरेक्टली उस पर डाल देते हैं. और कुछ नेरिस है, जैसे एक्रोसोमल ट्यूब्यूल की जगह वहाँ पर एक्रोसोमल रॉड प्रेजेंट होती है. करेक्ट. नाउ वी कम टू फोर्थ स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. फोर्थ स्टेप जो है उसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम. क्या होता है कि जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है,
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये डिसॉल्व होता है, देन सर्टेन रिएक्शंस अकर, और इन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ ओवम। वो क्या क्या है वो वन बाय वन देखते हैं। पहला है, इफ़ यू सी, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। ये हमने पिछली स्टेप में भी देखा था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। ये जैसे एक्रोसोमल फिलामेंट है, ठीक है, और ये एग मेम्ब्रेन है। जैसे ये डिज़ोल्व होता है, क्या होता है कि अलोंग द ये जो एक्रोसोमल फिलामेंट है, ये जो एग साइटोप्लाज्म है, ये इस तरह से बल्ज करता है अराउंड द एक्रोसोमल फिलामेंट लाइक दिस। तो ये इस तरह से बल्ज आउट करता है, तो हम इसे कहते हैं कि इट हैज़ फॉर्म्ड फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि इफ़ यू सी कि ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन है या फर्टिलाइजेशन कोन है, इट इज़ इनफैक्ट ग्रुप ऑफ सूडोपोडिया। बहुत सारे सूडोपोडिया मिलके they bulge out, they stretch forward along the acrosomal filament. Then what they do is they pull the nucleus towards the cytoplasm. या तो ये पूरे स्पर्म को पुल कर लेते हैं, या पार्शियल पार्ट ऑफ द स्पर्म अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस इज पुल्ड इन। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी रिएक्शन विच अकर इज कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे ही इफ़ यू सी एज सुन एज जो स्पर्मेटोजोआ है वो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ओवम, क्या होता है, बहुत सारे फिजिको केमिकल चेंजेस होते हैं इन द कॉर्टेक्स, और यू कैन से इन द एक्टोप्लाज्म ऑफ द एग। ठीक है, और इन सारे चेंजेस को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शंस। राइट, अब ये कॉर्टिकल रिएक्शंस जो है क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे ये जो है सपोज एग मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, कॉर्टिकल रीजन जो है वहाँ पर बहुत सारी ग्रैन्यूल्स है जिनको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। राइट, नाउ एग के चारों तरफ देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन। This membrane is known as Vitelline membrane. और मैमल्स में इस वाइटलिन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और इसके बाहर क्या होता है, बाहर जो है देयर आर फॉलिकुलर सेल्स या कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, जो कि अब स्पर्म जो है ऑलरेडी डिसॉल्व कर चुका है। राइट, नाउ व्हाट हैपेंस इज, कॉर्टिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, ये एक्सूड आउट, ये मूव करती हैं बिलो द वाइटलिन मेम्ब्रेन। जैसे ये वाइटलिन मेम्ब्रेन है और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स सारी मूव करती है यहाँ पर। अच्छा, मूव करने से पहले क्या होता है कि वाइटलिन मेम्ब्रेन अपने आप को लिफ्ट करती है, थोड़ा सा ऊपर अपने आप को लिफ्ट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन एग मेम्ब्रेन एंड वाइटलिन मेम्ब्रेन, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरीवाइटलिन स्पेस। यानी कि पेरीवाइटलिन स्पेस जो है इंक्रीज हो जाता है, और पेरीवाइटलिन स्पेस इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये सारी मूव करती हैं बीनीथ द वाइटलिन मेम्ब्रेन, और ये इस मेम्ब्रेन को थिकन कर लेती हैं अपने कॉन्टैक्ट से। नाउ दिस वाइटलिन मेम्ब्रेन विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन, जस्ट अ मिनट, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है, ये तो टिपिकल केस सी अर्चिन का। ठीक है, अब अगर हम बोनी फिशेस और एम्फीबियंस में देखें तो उनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती, बट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो थिकन हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द, यू कैन से, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स।
यहाँ पे जो है थिकनिंग, यू कैन से जो ये फ्लूइड है यहाँ पे वाइटलिन फ्लूइड है वो जो है थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कंटेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है। सो तो कॉर्टिकल अगर देखा जाए तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन? एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो क्या करती है पॉलीस्पर्मी को रोकती है। एक बार एक स्पर्म ने एंटर किया, इट डज नॉट अलाउ द अदर स्पर्म्स टू फर्टिलाइज द सेम ओवर। ठीक है। नाउ आफ्टर कॉर्टिल, अब पहला फर्टिलाइजेशन कौन हो गया? ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ओवम में। सेकंड जो है कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया। अब जो थर्ड रिएक्शन या थर्ड जो इवेंट होता है जो एक्टिवेशन ऑफ ओवम में होता है वो है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। मेटाबॉलिक एक्टिवेशन में क्या होता है कि देखो जितने भी अनफर्टिलाइज्ड, अगर एग जो है अनफर्टिलाइज्ड है वो तो डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। बट जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें क्या होगा कि जैसे ही एज सुन एज द स्पर्म एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होता है कि जो एटीपी है वहाँ पर दिस एटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3-5- साइक्लिक एएमपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये क्या है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनाइल साइक्लिस। और जैसे ही वंस साइक्लिक एएमपी इज फॉर्म्ड इट लीड्स टू अ चेन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। अब और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मैनी एक्टिविटीज़ अकर। पहली एक्टिविटी जो होती है वो है कि परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंजेस। प्लाज्मा कैसे? यूजुअली क्या होता है अंदर जो है सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और पोटेशियम की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब क्या होता है कि जो परमिएबिलिटी है फॉर वाटर, फॉर इथाइलिन एंड फॉर ग्लाइकॉल, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, इनके लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि दे मूव इनटू द सेल इन लार्जर अमाउंट। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन परमिएबिलिटी क्या होता है कि एग जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है। डीपोलराइज्ड होने से भी एक तरह से पॉलीस्पर्मी जो है इफ यू सी प्रिवेंट होती है, राइट। Another change which occurs is that there is active protein synthesis. ठीक है। Next is respiratory quotient decreases. Respiratory quotient क्या होता है? Respiratory quotient जो है if you see it is the ratio of volume of CO2 released to volume of O2 absorbed during respiration. अब जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड विल बी मोर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिक्रीजेस, राइट। एंड द लास्ट चेंज विच इज़ मोर वेरी सिग्निफिकेंट दैट इज मियोसिस 2 जो है अब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नाउ after metabolic activation the last stage of this step is क्या होता है कि अब म्योसिस 2 कंप्लीट हो गया तो एज सुन एज इट कंप्लीट जो सेकंड पोलर बॉडी है वो रिलीज हो जाती है ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ म्योसिस 2। करेक्ट। ऐसा क्या मतलब एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि एक फैक्टर होता है MPF, यानी कि मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसको कहते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम APC भी बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये दोनों फैक्टर जो है
एक्टिवेट ओवम रिलीज़ करता है, और इनके रिलीज़ होने से सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज़ हो जाती है एंड मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यस, अब हम आते हैं लास्ट स्टेज पर फर्टिलाइजेशन की, दैट इज़ फिफ्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज क्या है? फिफ्थ इज़ कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस। कैरियो मीन्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और गैमी मीन्स फ्यूजन। तो कैरियोगैमी क्या है कि जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको कैरियोगैमी कहते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि इट इज़ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस टू फॉर्म अ जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक है, उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ठीक, नाउ अब व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल सी नाउ। हम पहले सी अर्चिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सी अर्चिन में क्या होता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो ये क्या है, एक वो है ओवम है, ठीक है। एग, और ये जो है दिस इज एग मेम्ब्रेन एंड दिस होल इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इफ यू सी देर इज फीमेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस लाइंग ओवर हेयर। तो क्या होता है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद जो ये हैप्लॉइड, मैं एक बार रेड कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर जो ये हैप्लॉइड ऊटेड न्यूक्लियस है ना हेयर, व्हाट इट डज इज कि ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है, और इस स्टेज पर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। राइट, और इधर जो है मीन वाइल इफ़ यू सी, जो यहाँ पर जो है जो एग साइटोप्लाज्म में स्पर्म का ये हेड है, और यहाँ पर सेंट्रियोल एंड थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट भी होता है। इट इज़ लाइंग समवेयर इन द कॉर्टेक्स ऑफ द एग। ठीक है, अब क्या होता है कि दिस न्यूक्लियस जो अभी तक जो न्यूक्लियस है हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा एग साइटोप्लाज्म से, एग के साइटोप्लाज्म से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, इट विल स्वेल अप। ठीक है, स्वेलिंग अप होने से क्या होगा, जो अभी तक बहुत ही मटेरियल जो है इसका हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियर मटेरियल था ना, वो मटेरियल जो है वो डीकंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो न्यूक्लियर मटेरियल डीकंडेंस हो गया, ऊपर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ कि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये साइज़ इंक्रीज होने से क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक होने के बाद क्या होता है, जब क्रोमैटिन मटेरियल जो है अब जो क्रोमैटिन मटेरियल जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, वो इट अगेन गेट्स कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस यू कैन से न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज मेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और ये मेल प्रो न्यूक्लियस जो है कि वेर इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द पेरिफेरी ऑफ द एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ दिस इज फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड दिस इज मेल प्रो न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि यहाँ ये जो है सेंट्रियोल है जो ऑलरेडी एग साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, ये माइग्रेट करता है एट द बैक ऑफ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस सेंट्रियोल विल गिव राइज टू एस्ट्रल रेज। ठीक है, सो अगर मैं ये दिख सपोज दिस इज यू कैन से मेल प्रोन्यूक्लियस, और यहाँ पर जो है ये सेंट्रियोल है जो मेल न्यूक्लियस के साथ आया है। एग साइटोप्लाज्म के दूसरे पार्ट में ये जो है फीमेल प्रोन्यूक्लियस है,
और इसके बैक में क्या है, सेंट्रियोल जो ऑलरेडी एग में प्रेजेंट था. नाउ दीज each respective centriole they start giving rise to astral rays. ये astral rays है ना, और यहाँ पर भी जो है ये it has started giving astral rays. अब astral rays से क्या होगा, they will start pushing the nucleus towards each other. ठीक है. So as a result of which what happens is both the pronucleus they meet each other in the center of the egg nucleus. ठीक है. और इफ़ यू सी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये वो है स्पिंडल है और ये एस्ट्रल रेज है, और इधर से भी यहाँ पर जो है दिस इज सेंट्रल ऑफ द फीमेल एंड इट इज गिविंग राइज टू एस्ट्रल रेज लाइक दिस. ठीक. नाउ ये जो न्यूक्लियस है, अब जो है जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में इनका जो न्यूक्लियर एनवलप जो है क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है एंड दे मिंगल विद ईच अदर. ठीक है. सो अगर मैं जैसे मिंगल होने के बाद मैं सपोज ये कलर से ड्रॉ करती, दे हैव मिंगल्ड विद ईच अदर, और इनके चारों तरफ जो एक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मिंगलिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज जाइगोट न्यूक्लियस. ठीक है. दिस वॉज द केस ऑफ सी अर्चिन. ठीक है. अब मैमल में क्या होता है कि मैमल्स में इतना तो प्रोसेस ठीक है, बट जाइगोट न्यूक्लियस नहीं बनता है. जाइगोट न्यूक्लियस की जगह क्या होता है कि ये जितने भी यू कैन से क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को ना इस तरह से सेंटर में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है. दे अरेंज देमसेल्फ इन द सेंटर एंड सच न्यूक्लियस इस तरह की स्टेज जहाँ पर जो मेटाफेज, एक तरह से मेटाफेज प्लेट है जहाँ पे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है, इस तरह के न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, क्लीवेज न्यूक्लियस. यानी कि मैमल में जो है, मैमल्स में जाइगोट न्यूक्लियस की जगह क्या बनता है, क्लीवेज न्यूक्लियस बनता है, एंड देन इट इनिशिएट्स फर्दर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. करेक्ट. तो इस तरह इफ़ यू सी वी हैव सीन 5 stages in fertilization. Right. I think this is sufficient for the topic fertilization.